Today's topic is nutritional deficiency disorders. Before starting nutritional deficiency disorders, we should first learn about the word nutrition. Nutrition जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जो है न्यूट्रायल अर्थात टू सकल और फीड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ नरिशमेंट बाय न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ असेंशियल एंड नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बॉडी को एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करने के लिए मोर देन 50 न्यूट्रिएंट्स पर डे की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 डिविजन्स में क्लासीफाई की जाती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटीज़ में नीड होते हैं और मोस्टली कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एक्सेट्रा। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में नीड होते हैं जैसे कि लेस देन 100 mg पर डे। इसमें विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में वो ये है कि मेनली दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। मेनली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बैलेंस डाइट के बारे में भी जान लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ फूड आइटम्स दैट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में सभी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना यही बैलेंस डाइट है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं? तो रिक्वायरमेंट्स शब्द को पहले समझना चाहिए। इसमें है लोएस्ट कंटेनिंग इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट दैट विल मेंटेन अ डिफाइंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कि जो लोएस्ट नीड है, जो कंटिन्यूस बॉडी में इनटेक होनी चाहिए, वो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। इसी को RDA यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस अर्थात कि पर डे कितना हमें न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, ये अलाउंस हमें इस बारे में बताता है। RDA डाइटरी रेफरेंस इनटेक से हमें पता चलता है कि कितने एनर्जी हमें पर डे चाहिए। तो ये RDA के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो हम 98% ऑफ वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम कवर कर लेते हैं। अब होता क्या है ये स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़? ये क्या है? ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं बेसिकली एवरेज डेली अमाउंट्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट जितनी भी होनी चाहिए। ये सभी टर्म्स हमें यही बताती हैं कि हमें पर डे कितना अलाउंस लेना चाहिए। तो इसमें कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि EAR दैट मीन्स एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट पर डे कितनी रहती है। ये एक एवरेज नॉर्मल डिसाइड की गई है किसी भी पर्सन के लिए। ये एक हाफ वैल्यू होती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स की हाफ वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू होती है। तो जब हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस को तय करते हैं तो उसमें हमें ये EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट प्लस 2ST ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। इसमें ये एक कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो बेल शेप्ड कर्व होता है और इसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम काउंट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, ताकि जो नॉर्मल एवरेज क्वांटिटी हम डिटरमाइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स की, उन्हें थोड़ा सा विस्तार से हम देख सकें। यानी जो पुअर पीपल्स यानी कि जो थिन पीपल्स और ओबीस जो पीपल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए हम इसको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम इसे काउंट करते हैं। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल शेप्ड कर्व। इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हर हमारे फूड इनटेक की एनर्जी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि ये डेली रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो टेस्ट, टेक्सचर और बल्क ऑफ फूड बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 60% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक हमें इसी से कंज्यूम होता है और ये
डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी ऑल नो दैट मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड ग्लैक्टोज ये शुगर्स होती हैं, और जो मेन फ्यूल का काम करता है बॉडी में वो ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड्स, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये सब होते हैं। इसमें क्या आता है, स्टार्च जो सीरियल्स में, मिलेट्स, पल्सेस, रूट वेजिटेबल्स, इन सब में मिलता है यही। और इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स। तो इसमें क्या होता है, अगर फाइबर्स की बात करें तो ये नॉन डाइजेस्टेबल अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी नहीं होती, बट ये क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गट को कंट्रोल करते हैं और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में हेल्प करते हैं, बाइल एसिड की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उनकी। तो डाइटरी फाइबर्स न्यूट्रिटिव वैल्यू उनके कम होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है इन बॉडी तो कीटोसिस, वेट लॉस एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये सब डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, और ये 10 to 12% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ये टिश्यू ग्रोथ और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स और हीमोग्लोबिन, इनके फॉर्मेशंस को करते हैं। नेक्स्ट भी बफर सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रियम्स को बनाते हैं। अगर प्रोटीन क्वालिटी की बात करें तो प्रोटीन का कंपोजिशन ही अमाइनो एसिड से है, तो ये अमाइनो एसिड प्रोफाइल और इनकी डाइजेस्टिबिलिटी इन बॉडी पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। नॉर्मली जो है एग और एनिमल जो प्रोटीन होता है वो हाई न्यूट्रिटिव और बायोलॉजिकल वैल्यू का होता है देखा जाए तो। अगर इसके डेफिशिएंसीज की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसीज में हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बहुत अच्छी टर्म है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसी से प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर जो 2 डिजीज़ आती है मेरस्मस एंड क्वशिकोर, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अफेक्ट्स ऑल बॉडी फंक्शन, ये सभी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करता है प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से स्वेलिंग आ सकती है फेसेस पे, इसके अलावा हेयर्स, सीवियर उनकी हेयर लॉस हो सकता है और स्टंटेड ग्रोथ रहती है। तो ये और फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स जो हैं वो 20 to 30% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जिसमें नॉर्मली 10 to 15% तो इनविजिबल फैट ही होता है। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इनविजिबल फैट? 2 टाइप के फैट होते हैं, एक विजिबल फैट होता है और एक इनविजिबल फैट होता है। तो इनविजिबल फैट वो होता है जिसमें हमें नहीं पता कि किस फॉर्म में, जैसे कि दूसरे प्रोडक्ट्स में, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स से हमारे पास फैट कंज्यूम हुआ बॉडी में, या फिर सीरियल्स या किसी भी चीज़ से जिसमें फैट है, अगर उसको कंज्यूम करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उसे कंज्यूम किया, तो वो इनविजिबल फैट है। और विजिबल फैट जो डायरेक्ट फैट कुकिंग में ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऐड करके पीते हैं, तो फिर वो होता है विजिबल फैट। तो ये 25 से 30% टोटल एनर्जी इनटेक। उसके बाद कंपोस्ट फैट्स किसके होते हैं? फैटी एसिड के बने होते हैं। जो डाइटरी फैट्स होते हैं उसमें लार्ज ट्राइग्लिसराइड्स एंड स्मॉल फॉस्फोलिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल से ये कंपोज्ड होता है। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें तो फैट का फंक्शन इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, एनर्जी इनटेक इतना नहीं है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये बनाते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रिकर्सर्स हैं, और स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिक्रेट करने में और बाइल एसिड को सिक्रेट करने में ये हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है इसका क्लासिफिकेशन SFA मीन्स सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इनटेक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और इसकी सेचुरेशन जो है किसी भी फैट्स की डिपेंड करती है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है या फिर लिक्विड है। नेक्स्ट है म्यूफा, ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये 13% जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और जो नेक्स्ट है पूफा, दैट इज़ 10% एनर्जी इनटेक को पूरा करते हैं और असेंशियल फैटी एसिड्स ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, सिस फॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म्स जो होती है वो गुड फैट होती है, जो ट्रांसफॉर्म होती हैं वो बैड फैट होता है। अब ट्रांसफॉर्म जो है वो नॉर्मली अगर नहीं अवेलेबल होती
तो इसमें आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्म बनाई जाती है। इसमें नॉर्मल लिक्विड जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर से हाइड्रोजन पास कराते हैं जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। वी ऑल नो दैट वनस्पति घी, और ये हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है नॉर्मली। तो एसएफए के अंडर आती है घी, बटर, ठीक है, और मोनो अनसेचुरेटेड के अंदर आता है ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, और पूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड के अंदर आता है ये जो डाइट से हमारे बॉडी में जाते हैं, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और इसमें भी जो असेंशियल फैटी एसिड ये प्रोवाइड करते हैं वो लिनोलेनिक और अल्फा लिनोलेनिक एवं लिनोइक एसिड्स होते हैं। और बैड फैट क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज ये जो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं, बिकॉज ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बढ़ाकर और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को डिक्रीज़ करके ये कॉरोनरी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट इसकी रिविजन एक और बताई गई है, LCT एंड MCT, LCT और MCT। LCT इज़ लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो प्रोवाइड्स करते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स को, ठीक है, और ये नॉर्मली विद कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं MCT के साथ। MCT की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज दीज MCTs आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्यों? बिकॉज दे ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बाय पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से इनका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इमीडिएट बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। तभी इन्हें जो है फैट बर्निंग प्रमोट करने के लिए कहा जाता है और इसका यूज़ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर कर देती है इसलिए, और ये मसल ग्लाइकोजन को भी स्पेयर कर देती है। तो इसलिए इसका यूज़ जो है ओबेसिटी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एड्स, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, एपिलेप्सी और एथलेट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से होगा क्या। तो इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, वुंड हीलिंग डिलेड हो सकती है, कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से बोन वीकनेस आ जाती है और एलोपेशिया हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब न्यूट्रिशन तो ठीक है, न्यूट्रिशन हमें समझ आ गया। नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? नॉर्मली हम इससे रिलेट कर लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, नहीं, ये एक मिथ है। WHO कहता है कि माल न्यूट्रिशन refers to deficiencies or excess, means any imbalances in a person intake of nutrients or food is known as malnutrition। तो इसके अंदर दोनों टर्म्स कवर हो रही हैं, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? A set of conditions that results from inadequate consumption, poor absorption, excessive loss of nutrients, इनकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन होती है जो किस में रिजल्ट करती है, जिसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? अंडर वेट, स्टंटिंग एंड वास्टिंग। अंडर वेट मीन्स लो वेट फॉर दैट एज स्पेसिफिक, स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर दैट एज, वास्टिंग मीन्स लो वेट फॉर दैट हाइट। वी कैन कॉरिलेटेड BMI। तो ये तीन टर्म्स जो हैं ये अंडर न्यूट्रिशन के अंडर कवर हो जाती हैं। ओवर न्यूट्रिशन के बाद सब समझते हैं कि ओवर वेट और ओबेसिटी होना इज ओवर न्यूट्रिशन ड्यू टू एक्सेस इनटेक की वजह से या फिर पैथोलॉजिकल किसी भी कंडीशंस की वजह से ये ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो दीज आर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड दैट वी ईट, और क्या हो सकता है कि उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाए बॉडी में, व्हेन बॉडी डज नॉट अब्जॉर्ब दैम। तो इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकता है। मेन कॉज जो माना गया है वो माना गया है पुअर डाइट और रिस्ट्रिक्टेड डाइट इन बॉडी, ठीक है। और दूसरा अल्कोहल कंजप्शन। रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के फूड को ही जब पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक इंटेक करता रहता है तो कुछ विटामिन स्पेसिफिक जो भी वो इंटेक नहीं कर रहा उनकी कमी हो जाती है, जैसे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से वी कैन कॉरिलेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन। जो अगर लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें विटामिन C और फॉलेट जो है इनकी अब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी सीजर ड्रग्स, एंटासिड्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो अब्जॉर्प्शन को इनकी नहीं होने देती, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, बॉडी को लोअर मोड पे, लोअर एक्टिविटी मोड पे डाल देती हैं जिससे अब्जॉर्प्शन कम होती है।
उसके बाद कुछ इंटेस्टाइनल फ्लोरा के डिजीज़ हैं। इंटेस्टाइन में कोई भी डिजीज़ होने से जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जैसे क्रॉन्स डिजीज़, सीलियक डिजीज़, कॉलोन कैंसर, इम्बैलेंस गट फ्लोरा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जिनको भी हो गए हैं, उनके सिम्टम्स कैसे होंगे। नॉर्मली तो सिम्टम्स अगर देखे जाएं तो वो किस मिनरल विटामिन स्पेसिफिक उनकी डिजीज़ हुई है उनसे ही कोरिलेट किए जाते हैं। एक नॉर्मल यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम सबके साथ आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो एक नॉर्मल हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो पैलर, फैटीग, वीकनेस, लाइट हेडेडनेस, स्लीपीनेस और डिप्रेशन हो गए उसकी बॉडी में। इसके अलावा जो है इसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट हार्ट पल्पिटेशंस। हार्ट की जो पल्पिटेशंस होती हैं, मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट्स, उसको कोई भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। टिंगलिंग और नमनेस ऑफ जॉइंट्स, ऑल्सो मसल क्रैम्प्स प्रेजेंट ड्यू टू वीकनेस, ठीक है। और नेक्स्ट मेंटल इश्यूज़, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर उनकी रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो है ट्रबल ब्रीदिंग होने लगती है, हेयर लॉस होता है, सीवियर हेयर लॉस मिलता है, मोर देन 100 स्ट्रैंड्स इन एक डे लॉस हो जाते हैं अगर आयरन का लेवल बहुत कम है बॉडी में तो। और प्रोटीन डेफिशिएंसी में बर्निंग सेंसेशन मिलती है फीट और टंग में जब विटामिन B12 की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो जाती है। बाकी स्पेसिफिक सिम्टम्स हम विद रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स के साथ पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसका असेसमेंट कैसे हो, कि हमें कैसे पता चलेगा, किस बेसिस पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले डाइटरी इंटेक को चेक करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी बॉडी में अगर होती है तो वो उसके सिम्टम्स को हम कोई भी पर्सन अडॉप्ट करने लग जाता है, तो वो डायग्नोज ईजिली नहीं हो पाती। तो इसलिए एक तो डेली चेकअप्स होने बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो चेकअप्स में क्या चेक करते हैं, सबसे पहले डाइटरी इंटेक को देखते हैं। डाइटरी इंटेक मतलब 2 टाइप से इसको चेक कर सकते हैं। फूड फ्रिक्वेंसी मेथड, ये एक इजी मेथड होता है बट नॉट अबाउट फूड स्टफ्स, मतलब इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाता। मतलब ये तो पता है कि वो कितने दिन में कितनी बार खाना खा रहा है, लेकिन किस क्वालिटी का, क्या उसका फूड हाई फोर्टिफाइड मिनरल्स विटामिन्स वाला है या नहीं, वी कान रिलेट। 24 आवर डाइटरी रिकॉल, मतलब हम इससे ये भी एक अच्छा मेथड है पता करने का कि उसने पूरे 24 आवर्स में क्या क्या खाया है, क्या क्या डाइट ली है। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि ओनली फ्रॉम 1 डे वी कांट डिसाइड, हमें पूरा 1 वीक तक या फिर 2 से 4 दिन तक का हमें पूरा डाटा एनालिसिस करना होगा। सेकेंड मेथड होता है फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न टू डिटेक्ट दैट ओबेसिटी या फिर कुछ भी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है, नॉर्मली देखा जाए तो मैन एंड वुमेन में वो मॉडरेटली एक्टिव होते ही हैं अडल्ट्स, ठीक है। तो लेकिन आजकल के जो सोसाइटी है जिसमें मशीन बेस्ड सोसाइटी है, जिसकी वजह से बहुत एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो इसलिए उनका एक्टिविटी पैटर्न भी, न्यूट्रिशनल की कैपेसिटी मतलब उनका कितना वर्कआउट है वो चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उनमें कितनी डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी साइंस, जो भी हम इसके सिम्टम्स और साइंस अभी पढ़ के आए हैं उनका असेसमेंट करना, जो वो डेली उनकी एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रही हैं जो चीज़ें, उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। व्हाट दैट मीन्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मीन्स हाइट और वेट की स्टडी को एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं, जिसमें हाइट की बात करें तो ये पास्ट अंडर न्यूट्रिशन को डिस्कवर कर सकता है, और लेकिन वेट जो है पास्ट और करंट दोनों अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बता सकता है। इसको दोनों को ही एक साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू BMI। व्हाट इज़ मीन BMI? दैट मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज़ इंडिकेटर ऑफ बोथ ओवर एंड अंडर न्यूट्रिशन। अगर ये BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय हाइट स्क्वायर, दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स में हम इसको मेज़र करते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स में क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 18.5 to 25। अगर लो होता है तो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का
पेशेंट होगा और वो इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा प्रोन रहेगा। अगर इससे हाई होता है तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा और उससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ वगैरह होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मली अडल्ट्स में तो इसकी नॉर्मल वैल्यू की रेंज रहती है, लेकिन अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो वो एज बाय एज डिफ़र करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। इसमें क्या है, ये कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल बोथ पे ये डिस्कवर कर सकता है, तो ये सर्विस के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल असेसमेंट या टेस्ट। ये सिम्टोमेटिक बेसिस पे ही होते हैं। इसमें नॉर्मली हम नॉर्मल रेगुलर चेकअप्स में जैसे कि यूरिन और ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इज़ फुली डिपेंड्स ऑन टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ डिजीज़। मीन्स जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ इसका ट्रीटमेंट डिस्कस होगा और ये सिवियरिटी ऑफ डेफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर बहुत कम लेवल की डेफिशिएंसी होती है तो वो सिर्फ फूड चेंजेस से ही रिकवर हो जाती है। और इसके अलावा इसके 3 प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल, जिस पे इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। दैट इज़ डाइटरी चेंजेस। हम फूड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हाई फोर्टिफाइड फूड यूज़ करना, फूड चार्ट बनाना, ये सब एक नॉर्मल इंटरवल्स पे फूड इनटेक करना और बिल्कुल मैनर्ड फूड को लेना। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में जिस भी स्पेसिफिक विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होगी वो तो देना ही है। साथ में जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो होता है मल्टीविटामिन्स को यूज़ किया जाता है। अब है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सीवियर केसेस में इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि चिल्स, ठीक है, फीवर होना, बैक एक होना, पूरी बॉडी में स्पाज्म होना। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको सीवियर केसेस में ही यूज़ किया जाता है, जब जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स हम दे दे के थक चुके हैं लेकिन कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। तो ये हुआ हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन डिसऑर्डर्स के बारे में और इनकी डिजीज़ और ट्रीटमेंट सिम्टम्स सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंसीज, फूड इंटॉलरेंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।